हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि हम किसी सिंपल सेंटेंस में प्रयुक्त हुए किसी नाउन या किसी नाउन फ्रेज को किसी नाउन क्लॉज में किस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, या फिर उसी सिंपल सेंटेंस में प्रयुक्त हुए किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज को हम किस प्रकार से किसी एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करके हम उस सिंपल सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम उसी सिंपल सेंटेंस में प्रयुक्त हुए किसी एडवर्ब या किसी एडवर्ब फ्रेज को हम किस प्रकार से एक एडवर्ब क्लॉज में चेंज करके और हम उस सिंपल सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए मैंने यहां पर लिखी हुई है एक डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये एडवर्ब क्या होता है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है एन एडवर्ब refers to any element in a sentence used to modify a verb, adjective, another adverb or even an entire sentence। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बतलाता हूं कि ये एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। ध्यान से सुनिए जरा। एडवर्ब एक ऐसा शब्द या एक ऐसा शब्द समूह या एक ऐसी क्लॉज होती है जो सेंटेंस में प्रयुक्त हुए, ध्यान से सुनिए, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त हुए किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब या फिर वर्ब को मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई करने का मतलब उस वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में ही या फिर पूरी की पूरी क्लॉज के बारे में ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। जरा ये एग्जांपल्स देखिए तो आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूं। देखिए जरा, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। यू राइट ब्यूटिफुली, तुम बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हो। तो यहां पर देखिए जरा, यू राइट, तुम लिखते हो। इस सेंटेंस की वर्ब क्या है? राइट है। क्लियर? अब लिखते हो तो कैसा लिखते हो? लिखने को ये मॉडिफाई कर रहा है, खूबसूरत तरीके से लिखते हो, तो ये आपको कहलाता है एडवर्ब। क्लियर? एक शब्द है एडवर्ब कहलाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही हैज ए ब्राइट रेड कार, उसके पास एक चमकीली लाल कार है। आप यहां पर देखिए, ये कार एक नाउन है और इस नाउन के बारे में ये जो रेड नाम का जो वर्ड है ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स ये एडजेक्टिव हुआ और इसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये ब्राइट नाम का जो वर्ड है। ब्राइट रेड, ये लाल है तो कितनी या कैसी लाल है? ब्राइट रेड है। तो ये देखिए, ये एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे ही किसी वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। सी रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ी। अब देखिए जरा, यहां पर वो दौड़ी, कैसी दौड़ी? वो तेज दौड़ी। तो ये तो एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब इसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला एक और वर्ड है यहां पर, वेरी, तेज दौड़ा। कितना तेज दौड़ा? बहुत तेज। तो और इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। तो अगला सेंटेंस देखिए। एट दैट मोमेंट, उस समय या उस क्षण क्या हुआ? ही स्पोक नथिंग, उस क्षण वो कुछ नहीं बोला। तो यहां पर ये टाइम बतला रहा है, देखिए उस क्षण। तो उस क्षण, ये 1 2 3 शब्दों का समूह है, ये फ्रेज है। क्लियर? और ये पूरी की पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या कहलाया? इसी को कहते हैं हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। अगले सेंटेंस में जरा देखिए, एक क्लॉज है यहां पर। सी स्पोक, वह बोली। अब कैसे बोली? यहां पर एक ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आगे एक सब्जेक्ट रखा हुआ है और एक फाइनाइट वर्ब रखी हुई है। तो आप देखिए कि ये एक क्लॉज है और ये पूरी की पूरी क्लॉज वास्तव में इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। कैसे? सी स्पोक, वह बोली। कैसे बोली? एज इफ, मानो, सी वॉज मैड, जैसे कि वो पागल हो। वो बोली तो बोलने का तरीका कैसा था? ऐसा जैसे कि वो पागल हो, ऐसे बोली। तो ये देखिए एक क्लॉज है। क्लियर? तो ये जो सिंगल वर्ड्स हैं ये सभी एडवर्ब्स हैं। इस तरह का अगर कोई फ्रेज होता है जो एडवर्ब का काम करता है उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और इस प्रकार की जो एक क्लॉज होती है जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? अब आपको यही करना है। जब सिंपल सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने चलेंगे तो हमें सिंपल सेंटेंस में यही देखना होगा कि क्या वहां पर कोई एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है। बस ऐसे ही किसी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज को ढूंढ निकालना है और उसी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज को एक क्लॉज में परिवर्तित कर देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको और एक बात बतला देना चाहता हूं कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं या सिंपल सेंटेंस में प्रयुक्त हुए जो एडवर्बियल्स होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं, अर्थात वो किसी वर्ब के बारे में कौन कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, ये 9 प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं।
नंबर 1 टाइम बतलाता है, दूसरी प्लेस स्थान, क्रिया के घटित होने का स्थान बतलाता है, या फिर रीज़न क्रिया के घटित होने का कारण बतलाता है, रिजल्ट परिणाम बतलाता है, कंडीशन मीन्स शर्त बतलाता है, या फिर कंपैरिजन मीन्स तुलना बतलाने का काम करता है, या कंट्रास्ट विरोधाभास प्रकट करता है, पर्पस उद्देश्य को प्रकट करता है, या फिर मैनर क्रिया के घटित होने का तरीका बतलाता है। जी हाँ, तो ये 9 प्रकार के एडिशनल इंफॉर्मेशन बतलाता है हमको एडवर्ब। वो किसी सिंपल सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ होगा, उसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को हमें वास्तव में क्या करना है, एडवर्ब क्लॉज में चेंज करना है। तो चलिए अगली स्लाइड में हम इसी काम को करना सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय आपको ये 3 बातें हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, सिंपल सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाउन या नाउन फ्रेज रखा होगा, या फिर कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज रखा होगा, या फिर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज रखा होगा। बस अब अगर नाउन फ्रेज रखा है तो नाउन क्लॉज बना दीजिए, अगर एडजेक्टिव फ्रेज रखा है तो एडजेक्टिव क्लॉज बना दीजिए, और अगर एडवर्बियल्स रखे हुए हैं तो उसे आप एडवर्ब क्लॉज बना दीजिए। क्लियर? अब यहाँ इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवर्बियल्स रखे होंगे। तो चलिए ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमें करना है करके, और इन्हें हमें एडवर्ब क्लॉज में चेंज कर देना है। अब इससे पहले कि मैं आपको इनको करके बतलाऊं, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि सिंपल सेंटेंस में वो किस प्रकार के एडवर्बियल्स होंगे। ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी एक ऐसा फ्रेज जो एट से शुरू होता है, या इन से शुरू होता है, या ऑन से शुरू होता है, ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं और जिनसे शुरू होने वाला जो फ्रेज होगा वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। और अक्सर जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो हमेशा ही एडवर्बियल्स ही होते हैं और वो एडवर्ब का काम करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में आपको कुछ इस प्रकार से देख लेना है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है द मून स्कैटर्स इट्स लाइट एट मिडनाइट। यहाँ पर एट रखा हुआ है और एक 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह रखा हुआ है, तो ये एक फ्रेज हो गया। अब ये फ्रेज मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, ये इस सेंटेंस में रखी हुई जो वर्ब है उस वर्ब के को मॉडिफाई करेगा, या उस वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा चलिए अभी हम बाद में उसे देखते हैं। अब देखिए कि अगर ऐसे कुछ फ्रेजेस रखे हों इन प्रीपोजिशंस से शुरू होने वाले, इन प्रीपोजिशंस को हटाकर आपको एक कंजंक्शन का प्रयोग करना है, और वो क्या है, व्हेन। क्लियर? अच्छा दूसरी बात, अब अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर या तो आप एज सून एज का प्रयोग कर सकते हैं, या नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं, या जस्ट एज का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और ये सारे के सारे कंजंक्शंस टाइम क्लॉज को शो करते हैं। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, उसमें क्या होगा, एक परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है। परफेक्ट पार्टिसिपल आप अच्छी तरह से जानते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। अभी वो सारे एग्जांपल्स आपको देते हैं। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल दिया हो तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, बिफोर या आफ्टर जैसे कुछ कंजंक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। और अगर इन्फिनिटिव दिया हो, रीजन बतला रहा हो प्लस टाइम बतला रहा हो, इन्फिनिटिव को जरा संभाल करके आपको बड़े ध्यान से इसका प्रयोग करना है। कई बार इन्फिनिटिव्स दिए होते हैं और वो रीज़न बतलाते हैं। जब रीज़न आपको शो करें, साथ में ऐसा लगे कि वहाँ पर टाइम भी इंक्लूडेड है, तो आपको वहाँ पर व्हेन का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो जी हाँ, अगर इतनी बातें आपको दिखाई पड़ती हैं किसी सिंपल सेंटेंस में, तो आपको इन कंजंक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये एक ऐसा वीडियो है जैसा आपने कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, और न ही शायद किसी टीचर ने आपको इतने डिटेल में इसे पढ़ाया होगा या बताया होगा जैसा कि मैं आपको बतलाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा, जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है। अब चलिए जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द मून स्कैटर्स इट्स लाइट। मून अपने रोशनी बिखेरता है। बिखेरता है तो कब बिखेरता है, ये देखिए टाइम शो कर रहा है। इस क्रिया के घटित होने का टाइम शो कर रहा है। कब ये काम होता है, एट मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि में होता है। तो ये टाइम को शो कर रहा है। क्लियर? जी हाँ, ये टाइम को शो करने वाला अगर कोई एडवर्बियल फ्रेज है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को फॉर्म कर लेना चाहिए। क्लियर? कैसे कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए जरा,
सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब वाला जो हिस्सा होता है उसे तो हमने अलग कर लिया, सिंपली यहाँ तक हमने लिख लिया। बस इसी को आपको, ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसी को आपको एक क्लॉज में चेंज करना है। मैंने आपको बतलाया अभी अगर एट से कोई फ्रेज शुरू हो रहा है तो आपको व्हेन का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब आप यहाँ पर व्हेन का प्रयोग कर लीजिए, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या सब्जेक्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो देखिए जरा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अगर सिंपली हम यहाँ पर इट रख दें, इट इज़ मिडनाइट, तो अब देखिए कि वो कंडीशन पूरी हो गई। कौन सी कंडीशन? जो किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज की कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो अगर हमने इस तरह इट इज़ अपनी तरफ से यूज़ कर लिया सो नो प्रॉब्लम, और ये क्या बन गया? एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बन गई। देखिए जरा क्या बन गया? मून स्कैटर्स इट्स लाइट, मून मीन्स चांद अपनी रोशनी बिखेरता है, कब? व्हेन, जब मध्य रात्रि होती है। बस ये एक सेंटेंस बन गया, एक क्लॉज बन गई, और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग सीजन में, बसंत के ऋतु में क्या होता है? द बर्ड्स सिंग मेलोडियस सॉन्ग, चिड़िया मधुर गीत गाती हैं। ये आपका मेन सेंटेंस है। देखिए मेन क्लॉज है ये, हमने मेन क्लॉज ज्यों की त्यों नीचे ही उतार दी है। क्लियर? अब आपको ये एक जरा देखिए, इन ऐसा कब होता है, मीन्स चिड़िया कब गाती हैं, तो गाने वाले समय को प्रदर्शित किया जा रहा है इस फ्रेज से। क्लियर? इन द स्प्रिंग। देखिए ये फ्रेज भी इन से शुरू हो रहा है। अब अगर ऐसा है तो आपको उसी व्हेन का प्रयोग कर लेना है, और यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे? व्हेन इट इज स्प्रिंग, जब बसंत आती है, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं व्हेन द स्प्रिंग कम्स, जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है? कॉमा लगा दें। अगर ये एडवर्ब क्लॉज पहले रखी हुई तो आपको कॉमा लगा देना है और ये मेन क्लॉज बन जाती है। क्लियर? ये देखिए, ये अब आपका हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हो गई। इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगला देखिए, सीइंग ए टाइगर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए। सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखकर ही फेल अनकॉन्शियस, वह बेहोश हो गया। एट वंस, तुरंत हो गया। तो ये बेहोश कब हुआ? बेहोश कब? तुरंत हुआ। ठीक है ना? तो आप ज़रा गौर करें, जब ऐसे कोई इमीडिएट एक्शन हैपन होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? एज सून एज और नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ज़रा देखिए यहाँ पर, ज्यों ही, एज सून एज का मतलब क्या होता है? ज्यों ही, एज सून एज ही। अब ये कौन है? ही। भाई ये देखने का काम किसने किया? इसी ने किया, तो सब्जेक्ट हमें आसानी से मिल गया। तो ही, और ये कौन सा एक्शन किया है? सी। तो इसको हमने फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया, सा। क्यों सा किया? क्योंकि ये सेंटेंस एक्चुअली पास्ट टेंस में जा रहा है, तो दोनों ही क्रियाएं पास्ट टेंस में हो जानी चाहिए। सो एज सून एज, ज्यों ही उसने देखा क्या? एक टाइगर। ज्यों ही उसने एक टाइगर देखा तो क्या हो गया? वैसे ही वो बेहोश हो गया। अब यहाँ से एट वंस हटा देंगे, चूंकि एट वंस का जो सेंस है वो यहाँ पर एज सून एज से निकल करके सामने आ रहा है। अब अगर आप नो सूनर का प्रयोग करना भी जानते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप नो सूनर का प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे? जब नो सूनर का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर नो सूनर पहले रख देते हैं, नो सूनर, ठीक है ना, और फिर ये एडवर्ब होता है तो इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर यहाँ पर मेन वर्ब। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर, और आप जानते हैं कि जब नो सूनर का प्रयोग होता है तो यहाँ पर देन का प्रयोग किया जाता है। इन सारी कंजंक्शंस को मैंने एडवर्ब क्लॉज में बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। आपको चाहिए कि वो सारे के सारे वीडियोज़ आप लोग देख लें तो सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद। यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल कहीं पर रखा हो, यूज़ किया गया हो सिंपल सेंटेंस में, तो आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर। अपना काम समाप्त करने के बाद सर्वेंट चला गया, वेंट अवे। क्लियर? तो ये तो क्या हो गया? ये आपका मेन क्लॉज बन गई। आपने मेन क्लॉज एज इट इज़ रख दी, ज्यों की त्यों रख दी। अब इसी फ्रेज को आपको क्या करना है? एक क्लॉज में चेंज करना है, और क्लॉज में चेंज करने के लिए आपको कौन से कंजंक्शंस लगाने? बिफोर या आफ्टर। तो अब आप ध्यान रखेंगे
यहाँ पर कि बिफोर कहाँ पर लगता है और आफ्टर कहाँ पर लगता है। देखिए जरा, भूतकाल में या पास्ट टेंस में ही जब दो एक्शंस होते हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस से पढ़ा होगा बिफोर और आफ्टर का यूज़, तो मैं फिर भी आपको बतला देता हूँ। जब दो एक्शंस घटित होते हैं तो आपको देखना ये होता है कि भूतकाल में जो एक्शन पहले घटित होता है उस एक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है उसके पहले आफ्टर लगता है, और जो एक्शन बाद में घटित होता है बिफोर लगता है। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है। हुआ ये है कि पहले ये काम हुआ है, काम समाप्त करने के बाद ये हुआ है ना। क्लियर? तो ये काम बाद में हुआ, ये काम पहले हुआ है। तो ये काम जो पहले हुआ है उसके पहले आपको आफ्टर लगाना चाहिए और उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बनाना चाहिए। कैसे? आफ्टर द सर्वेंट, अब आपको सर्वेंट यहां पर पहले ले आना चाहिए। आफ्टर द सर्वेंट हैड फिनिश्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। हैड फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क। क्लियर? अब यहां पर कॉमा लगा दें और फिर यहां पर जो सर्वेंट है यहां पर ही कर दें। ठीक है ना? ही वेंट अवे। अब अगला सेंटेंस है यहां पर इन्फिनिटिव। अब अगर इन्फिनिटिव दिया हुआ है, रीज़न बतला रहा होना चाहिए। देखिए, इन्फिनिटिव कई बार क्या उद्देश्य भी बतलाता है, बट अगर इन्फिनिटिव रीज़न बतलाए साथ में आपको ऐसा लगे कि टाइम को भी शो कर रहा है तो आप वहां पर भी आप व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आई वॉज ग्लैड टू सी हिम, मैं उसे देखकर प्रसन्न हो गया। तो देखकर प्रसन्न हो गया यानी जब मैंने उसे देखा तब मैं प्रसन्न हुआ। बस ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपली क्या कर देना चाहिए? व्हेन आई सा, जब मैंने उसे देखा तो मैं प्रसन्न हो गया। आई वॉज ग्लैड। तो इस प्रकार से अगर किसी सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार के कुछ एडवर्बियल्स दिए हुए हैं तो उनके लिए आप इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके और बड़ी आसानी के साथ एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज का निर्माण कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं कुछ और कंजंक्शंस। तो अब देखिए कि अगर किसी सिंपल सेंटेंस में आपको प्लेस को शो करने वाले एडवर्बियल्स अगर दिखाई पड़ जाते हैं तो आपको सिंपली जब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बनाएंगे तो आपको इन दो कंजंक्शंस का यूज करना चाहिए, वेयर एंड वेयरएवर। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है कुछ वर्ड्स, जैसे प्लेस रखा हो, समवेयर रखा हो, एवरीवेयर रखा हो, नोवेयर रखा हो। इस तरीके से प्लेस को शो करने वाले अगर कुछ एडवर्बियल्स हों तो आपको इन कंजंक्शंस की मदद से आपको एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का निर्माण कर लेना चाहिए। एग्जांपल्स यहां पर हैं, बहुत ही इजी है, जरा देख लीजिए। ही वॉज बरीड, उसे दफना दिया गया था। कहां पर? एट हिज बर्थ प्लेस। आप देखिए उसे कहां दफनाया गया, तो ये जो फ्रेज है वो किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? तो ये प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए आपको वेयर का प्रयोग कर लेना चाहिए। ही वॉज बरीड, ये तो सिंपल सेंटेंस है, मेन क्लॉज बन गई। यहां पर से आप वेयर लगा दीजिए, वेयर। तो आप तो जानते ही हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी इसका सब्जेक्ट ही बन जाएगा। ओके, ही, और बस बर्थ को वर्ब में चेंज कर देना, व्हेन वेयर ही वाज बॉर्न। वेरी सिंपल, बड़ी आसानी के साथ में। ये देखिए एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया और एक फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये बन गई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बन गया सेंटेंस, ही वाज बरीड वेयर ही वाज बॉर्न। उसे दफनाया गया वहीं जहां वो पैदा हुआ था। क्लियर? अगला सेंटेंस जरा देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है? विवेकानंद वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। विवेकानंद जी का हर जगह स्वागत किया जाता था। तो वेलकम्ड, कहाँ स्वागत किया जाता था? हर जगह। हर जगह का मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं जहां कहीं भी वो जाते थे। आपको एक सब्जेक्ट तो लाना ही है और एक वर्ब तो लाना ही है। अब किसी भी प्रकार से आप लाइए, आपका कॉमन सेंस बतला देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो विवेकानंद वॉज वेलकम्ड, और एवरीवेयर रखा हो, नोवेयर रखा हो, समवेयर रखा हो, तो आपको वेयर एवर लगा देना चाहिए, कंजंक्शन के रूप में इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। वेयर एवर और ही वेंट, बस सिंपली इतना आपको लगा देना है, जहाँ कहीं भी वो जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ? विवेकानंद का स्वागत किया जाता था जहाँ कहीं भी वो जाते थे, या जहाँ कहीं विवेकानंद जाते थे उनका स्वागत किया जाता था। अब अगर आप किसी सिंपल सेंटेंस में रीजन शो करने वाले एडवर्बियल्स देख लें, आपको ये देखिए जरा, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, या बीइंग जो पार्टिसिपल होता है, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज अगर जो होता है, ये सारे के सारे जो फ्रेजेस होते हैं इनफैक्ट ये रीजन को शो करते हैं। और अगर रीजन शो करने वाले आपको एडवर्बियल्स दिखाई पड़ जाए सिंपल सेंटेंस में,
तो बहुत ही सिंपल है, इन सबको हटा करके आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाने हैं, और वो भी कौन से, रीजन को शो करने वाले कंजंक्शंस। वो 3 हैं, जरा देख लीजिए, सिंस, एज और बिकॉज। ठीक है, ये 3 वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो इनको रिप्लेस कर देंगे, और आसानी के साथ आप एक सब्जेक्ट और वर्ब यूज करके आप एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बना सकते हैं, और सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। जरा देखिए यहां पर बड़ा ही सिंपल सा है, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू हिज इलनेस। वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, किस कारण से, ये देखिए, ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो अटेंड ना कर पाने का जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हुआ, किस कारण से, ऐसा, तो ये एडवर्ब हुआ, एडवर्बियल फ्रेज हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्यू टू लगा है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ भी लगा हो सकता है, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ऐसा भी लगा हुआ हो सकता है, या ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस ऐसा लगा हो सकता है। ये सभी रीजन को शो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इसे हटा दीजिए और इसके स्थान पर क्या करना है आपको, सिंस, एज या बिकॉज लगा दीजिए। देखिए जरा, ये जो मेन पार्ट है सेंटेंस का, इसको आपने अलग ही कर लिया है, सिर्फ इतने हिस्से को लेकर आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और यहाँ पर आप चाहे सिंस लगा दीजिए, बिकॉज लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा दीजिए, बिकॉज अब कौन बीमार पड़ा है, वही है। यहाँ पर देखिए, ये जो हिज है, आपको पिछले वीडियोस में भी बतलाया हुआ, अगर यहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव्स दिए होते हैं, उन्हीं को आप सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ही इज इल कर दीजिए या फेल इल कर दीजिए, बिकॉज ही फेल इल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस देख लीजिए, बीइंग इल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन जब ये बीइंग आता है तो ये भी रीजन बतलाता है, बीमार होने के कारण, ये भी वही मतलब है जैसा वहां पर है ना, और बाकी सेंटेंस सेम है। चलिए, जो बस वो पार्ट पहले आ गया है, तो ये जो एडवर्बियल्स होते हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। बस आपको सिंपली बहुत गौर से सेंटेंस को पढ़ना है और उस एडवर्बियल को ढूंढ निकालना है, बस उसी की मदद से आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। तो बस अब आप यहाँ पर क्या करिए, एक कंजंक्शन रखिए। आप यहाँ पर सिंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। सिंस, कौन बीमार था, भाई वही जो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, सो सिंस ही फेल इल, अब आप यहाँ पर फेल इल कर सकते हैं क्योंकि वह बीमार पड़ गया। अब यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, ठीक है ना। अगर एडवर्ब क्लॉज पहले आ जाती है तो आपको कॉमा प्लेस करना होता है, और अगर बाद में आती है तो आपको कॉमा प्लेस नहीं करना होता है। वेरी सिंपल। अब ये देखिए, ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर ये जो उसका सब्जेक्ट है वो एब्सोल्यूट है अपनी वर्ब से, चूंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब रखी हुई है। अगर ऐसा हो जाता है तो भी आपको यहाँ पर सिंस, एज, बिकॉज में से किसी एक का प्रयोग कर लेना है। इसका मीनिंग क्या निकला, इट बीइंग संडे, संडे होने के कारण, रविवार होने के कारण लड़के स्कूल नहीं गए। बहुत ही सिंपल है। सो बिकॉज या सिंस आप कुछ भी लगा दीजिए, सिंस इट वॉज लगा दीजिए, क्लियर, इट वॉज संडे, सिंस इट वॉज संडे, चूंकि संडे था इसलिए लड़के स्कूल नहीं गए। बहुत ही सिंपल। अगली स्लाइड में देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब अगर किसी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया हो, जरा देख लीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर रखा हो, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, या फिर एडजेक्टिव प्लस इनफ और फिर इन्फिनेटिव। जरा यहाँ पर इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा क्या है, ही इज टू ओल्ड, ये क्या है, देखिए एडवर्ब टू है, ओल्ड एडजेक्टिव है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव है। और अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़े, या फिर ऐसा, यहाँ पर जरा देखिए क्या रखा हुआ है, पहले एडजेक्टिव रखा है, फिर इनफ रखा है, और फिर इसके बाद इन्फिनेटिव रखा हुआ है। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर्स अगर रखे हों तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर आपको सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का निर्माण करना चाहिए। और रिजल्ट बतलाने वाला एक कंजंक्शन है, और वो क्या है, सो डॉट 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 दैट। कैसे इसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से जरा एग्जांपल्स को सॉल्व कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही इज, और ये जो एडवर्ब टू होता है इसके स्थान पर सो लगाते हैं, और फिर दिया हुआ जो एडजेक्टिव है उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक दैट वाली क्लॉज बनानी होती है, दैट कंजंक्शन लगाना होता है, यानी सो और दैट। देखिए जरा, सो और दैट के बीच में यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। ये मैं आपको वहाँ एडवर्ब क्लॉज में बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इसका प्रयोग नहीं जानते हैं तो वहाँ उस प्लेलिस्ट में जाकर के और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आइए जरा देख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दैट वाली क्लॉज में अब आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, तो वॉक,
मीन्स चल पाने में। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, वह इतना बूढ़ा है कि वो प्रॉपरली ठीक से चल नहीं सकता। तो कौन नहीं चल सकता, यही तो सब्जेक्ट हो गया ही। अब अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर आपको कैन नॉट लगाना है, कैन नॉट। और अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। सो इट्स सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, और यहाँ पर इस क्रिया को यहाँ पर हम ऐसे ले आते हैं, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। क्लियर। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार। तो ही इज सो रिच, हो सो रिच, यहाँ पर से आपको इनफ को हटा देना, जैसे आपने यहाँ पर से टू को हटाया, यहाँ पर से इनफ को हटा देना है। और सो का प्रयोग आपको यहाँ एडजेक्टिव से पहले ही करना है। देखिए, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय ए कार। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कैन नॉट नहीं लगाना है। ये देखिए, जब इनफ लगा हो तब आपको दैट वाली क्लॉज नेगेटिव नहीं बनानी है। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब अगर आपको किसी सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार के एडवर्बियल्स दिखाई पड़ते हैं, जरा देख लीजिए क्या है। बाय प्लस वर्ब में आईएनजी, मीन्स बाय के साथ अगर आईएनजी फॉर्म रखी हो, या विदाउट के साथ आईएनजी फॉर्म रखी हो, या विदाउट के साथ कोई नाउन रखा हो। क्लियर। अगर ऐसे कुछ आपको एडवर्बियल्स दिखाई पड़े तो इन एडवर्बियल्स को हटाकर उनके स्थान पर आपको इफ, अनलेस या इन केस, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और कंडीशन को शो करते हैं, तो इनसे शुरू होने वाली जो क्लॉज बनेगी वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनेगी। क्लियर। कैसे बन सकती है जरा देख लीजिए। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, बाय रनिंग फास्ट, तेज दौड़ करके यू कैन विन द रेस, तुम रेस को जीत सकते हो। ये तो देखिए मेन पार्ट है ये सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब। जी हाँ, इसको हमने अलग कर लिया। आप तो देख ही रहे हैं, हमेशा ही हमने क्या किया हुआ है, केवल और केवल एडवर्बियल्स को हमने अलग किया है और उसी को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, आपको इफ या अनलेस कुछ लगाना है। क्लियर। जरा देख लीजिए, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव प्रतीत होता है तो इफ लगा दीजिए, अगर नेगेटिव प्रतीत होता है तो अनलेस लगा दीजिए। अनलेस चूंकि अपने आप इफ का नेगेटिव होता है, ये अनलेस। क्लियर। जरा देखें यहाँ पर, बाय रनिंग फास्ट, तेज दौड़ करके, और उसका मतलब निकलता है यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत सकते हो, ऐसा कुछ मीनिंग इसका निकल रहा है। बड़ी आसानी के साथ आप इफ लगाइए, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, ये लीजिए, ये आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। ये इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया और एक फाइनाइट वर्ब हो गई। ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अगर पहले आ जाती है तो कॉमा लगा देते हैं और मेन क्लॉज बाद में लिख देते हैं। वेरी सिंपल। आगे अगला सेंटेंस देखिए, विदाउट वर्किंग हार्ड। अगर विदाउट लगा हुआ है, विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम किए हुए। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये जेरंड रखा हुआ है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन इसी को अगर हमने नाउन में चेंज कर दिया तो कुछ ऐसा बन सकता है, विदाउट हार्ड वर्क, ये नाउन है, तो विदाउट प्लस नाउन या विदाउट प्लस जेरंड, अगर ऐसा कुछ रखा हुआ है तो भी आपको ऐसे ही इफ या अनलेस का प्रयोग आपको कर लेना है। अब अगर हम इसको बनाए तो कैसे बनेगा, जरा एक बार हिंदी में इसको करके देख लीजिए। कैसे? अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या होगा, यू कैन नॉट पास द टेस्ट, तो तुम टेस्ट नहीं पास कर सकते। क्लियर? बड़ा ही सिंपल है। अनलेस आप लगा सकते हैं या इफ लगा सकते हैं, लेकिन अनलेस लगाएंगे तो फिर सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर इफ लगाएंगे तो बीच में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। ओके, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, इसका यही मतलब हुआ। अगर नहीं या यदि नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। बहुत ही इजी है, लेकिन हर स्लाइड में आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। लेकिन अब हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि ये वीडियो अब काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है, और इस वीडियो में अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने 5 प्रकार की एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ी, उनसे रिलेटेड कुछ एडवर्बियल्स देखे और उनसे रिलेटेड कंजंक्शंस देखे जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अभी 4 प्रकार की और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं और उनके एडवर्बियल्स हैं और साथ ही साथ उनके कंजंक्शंस भी हैं। अगर उन चारों को मैं इसी में शामिल करने का प्रयास करता हूं तो ये फिर बड़ा ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं।